नमस्कार दोस्तों कई चीज़ें इतिहास के पन्नों में ऐसी अजीब दर्ज होती हैं कि जिनका हमें अता पता होता ही नहीं। जितने मर्ज़ी हम ज्ञान के भंडार की चाबियां अपने हाथ में, अपनी जेबों में और अपने माउस में हम दबा के रख लें, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो फिर भी रहस्यों की दुनिया में ऐसी गुंथी होती हैं कि हमें उनकी कुंजी नहीं मिल पाती। मिलती भी है तो खोलना नहीं आता। ऐसी ही एक जानकारी अभी जो हाल ही में छनकर आ रही है, वो है एक दुगिन नाम के व्यक्ति के बारे में। और दुगिन के बारे में ये कहा जाता है कि दुगिन रूसी नेता, रूस के वर्तमान कर्णधार पुतिन का दिमाग भी है और उसका आध्यात्मिक गुरु भी है, उसका मार्गदर्शक भी है। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन उसके बारे में आम दुनिया में, सामान्य दुनिया में कोई खबरसार नहीं और किसी को ये याद भी नहीं कि इस नाम का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति वहाँ रूस की दुनिया में भी रेड स्क्वायर के आसपास कहीं विचरता है। ये बात का आम आदमी को, आम आदमी से मेरा मतलब आम पत्रकार को भी है, किसी को इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन इल्म कब हुआ? इल्म तब हुआ जब दुगिन की बेटी एक ऐसी कार में बैठी जिस कार में बम रखा हुआ था और वो बम के विस्फोट से दुगिन की बेटी मारी गई। तो दुगिन का नाम तब चर्चा में ज़्यादा आया। कहा यह जाता, बाद में इस बात की पुष्टि भी हुई कि वो कार जिसमें गलती से बेटी बैठ गई थी वो मूल रूप से दुगिन की कार थी और बैठना दुगिन ने था, लेकिन दुगिन की जान बचनी थी या दुगिन को सुरक्षित रहना था। बेटी जल्दी जल्दी में बैठ गई, उसने ड्राइवर को आगे जाने का, चलने का आदेश दे दिया और थोड़ी दूरी पर जाकर ही बम विस्फोट हो गया और बम विस्फोट में उस बच्चे के परखचे उड़ गए। बेटी का नाम था दारिया। तो दारिया का जिस्म का कोई भी हिस्सा बचा नहीं और उसके बाद दुगिन पर, ये दुगिन के लिए बहुत बड़ा आघात भी था। लेकिन ऐसी दुनिया में जो लोग विचरते हैं, खतरों से खेलने वाले, वो किसी भी हादसे के लिए बहुत ज़्यादा भावुक भी नहीं होते। हम लोग तो हो जाते हैं। आखिर जिस बाप की बेटी जो है इस तरह से बम विस्फोट में उड़ा दी जाए, उसके लिए इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है। लेकिन बाप जिस तरह का था उसको शायद वो ऐसे किसी भी हादसे के लिए मानसिक रूप से तैयार भी होगा। अब दुगिन की ज़िंदगी अपने आप में बड़ी दिलचस्प रही है सदा। कहीं उसने बसों के, ट्रकों के क्लीनर के रूप में अपनी ज़िंदगी आरंभ की और कई बार ये भी कहा जाता है कि वो केजीबी का एक जासूस बन गया और केजीबी के लिए, अर्थात जो सोवियत एजेंसी थी, गुप्तचर एजेंसी, उसके लिए वो एक महत्वपूर्ण जासूसी की भूमिका उसको मिल गई। और ये भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसी काल में पुतिन भी केजीबी में शामिल हुआ और केजीबी में पुतिन ने इसको अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक मान लिया। और वैचारिक दृष्टि से भी वो हमेशा नई नई परिभाषाएं, नए नए शब्द बुनता रहता था और उनको फिर दर्शन शास्त्र का लबादा ओढ़कर, फिलॉसफी का लबादा ओढ़कर वो दुनिया के सामने पेश करने के लिए पुतिन को सौंप देता, जाओ दुनिया को दिखा दो कि तुमने ये किया है। अब एक अटलांटिसिज्म, एक नया शब्द उसने अटलांटिक देशों के बारे में गढ़ लिया और अटलांटिसिज्म जो है शब्द, इसको प्रचारित करने के लिए वो उसको पुतिन को थमा दिया। अब ये चीज़ें अलग हैं कि विश्व के पटल पर जब तेज़ी के साथ बदलाव आ रहे हों तो कोई भी नई परिभाषाएं जल्दी जल्दी टिक नहीं पाती। बहरहाल उसने और भी बहुत सारी बातें नाटो देशों के ख़िलाफ़ और इनके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें उसने अपने शिष्य या अपने जो समर्थक पुतिन को सौंपी। लेकिन पुतिन के लिए ये था कि पहले ही चुनौतियों के इतने मोर्चे खुले हुए थे कि उसके लिए किसी भी नई परिभाषाओं को स्थापित करना या उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। और कहा यह भी जाता है, अब तो जो सारे विश्लेषण आने लगे हैं, कि ये दुगिन ही था जिसने अपना ये जो वर्तमान जो लड़ाई चल रही यूक्रेन के साथ, इसकी बुनियाद रखी थी।
उसने यूक्रेन के लिए एक नया नाम भी रखा था कि ये नया नाम उसको हम देंगे, और ये जो नाम होगा ये एक नया रूस, इसका मतलब ये निकलेगा नया रूस। तो हम नए रूस के रूप में यूक्रेन पर कब्ज़ा करने के बाद उसे नया रूस घोषित करेंगे। और ये जैसे दिल्ली के बाद नई दिल्ली आ गया, तो ये चीज़ें हम लोग इस नए रूप में एक नए नाम से पेश करेंगे, ताकि इन सारी चीज़ों पर जो रूसी आधिपत्य है वो भी स्पष्ट हो जाए, और साथ साथ पुतिन की जो नंबरदारी है, पुतिन की जो सर्वोच्चता है, वो भी स्थापित हो जाए। तो मित्रों, ऐसे बड़े बड़े शख्सियतें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं, लेकिन जब शख्सियतों की एक भीड़ हो जाए तो कई बार बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियतें भी हाशिए पे सरका दी जाती हैं। शुक्रिया।